नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरह की प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ इस प्लानिंग को करना, बचत करना, बल्कि अपनी बचत को एक अच्छे मुनाफे में कैसे बदला जाए, उसका कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जाए और उससे कैसे पैसे बनाए जाएं, ये सब आपको सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप ज़िंदगी के हर गोल को अच्छी तरह से पूरा कर सकें। अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल तो कर ही सकते हैं। हमारी मेल आईडी है yourmoney@nw18.com। लेकिन साथ ही साथ आप हमें ये जो फ़ोन नंबर आपके सामने 7045220000 यहाँ पर अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यहाँ पर हमें लाइव भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी अपने सवाल, तो ढेर सारे ऑप्शन हैं आपके पास सवाल पूछने के। जो आपको ठीक लगे, जो आपकी पसंद हो, आप उस तरीके से हमसे सवाल पूछिए। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। प्रबलीन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो हम दर्शकों के सवालों के जवाब आपसे लेंगे, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से कुछ ऐसे टॉपिक्स जो दर्शकों को समझने के लिए हम रोज लेकर आते हैं ताकि उनका भी ज्ञान पर्सनल फाइनेंस के लिए बढ़े और वो खुद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट बने। तो आज हम बात करेंगे एसटीपी और एसडब्ल्यूपी की। ये टर्म्स आप में से कई लोगों ने सुने होंगे, शायद ना भी सुने हो, लेकिन इनका अर्थ क्या है, इनको समझने के लिए पर्सनल फाइनेंस की जो बारीकियां ज़रूरी हैं, क्या वो हम जानते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एसटीपी से। तो प्रबलीन मैम, एसटीपी क्या है और ये एक निवेशक के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है? जी विपिन जी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो है, जो एसआईपी है, वो ज्यादातर निवेशक अब समझते हैं और बहुत उस चीज का फायदा भी उठा रहे हैं। जो हमारी एसटीपी और एसडब्ल्यूपी है, इनमें हमारा जो एस अल्फाबेट है वो कॉमन है, यानी कि सिस्टमैटिक, यानी कि जो भी यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन रूट्स को यूज कर रहे हैं, बहुत ही प्लान तरीके से सिस्टमैटिकली ये चीजें हो रही हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जो है, ये हम यहाँ पे दो स्कीम्स को यूटिलाइज करते हैं। विपिन जी, ऐसे बहुत टाइम्स होते हैं जब हम मार्केट्स में अपना पैसा लगाना चाहते हैं पर हम श्योर नहीं होते कि क्या हम एक साथ अपनी स्कीम में पूरा पैसा डालते हैं, स्पेशली जब हम इक्विटी की बात करते हैं। अगर हम आज के टाइम पे देखिए तो बहुत हम चर्चा करते हैं कि वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड है, स्मॉल कैप मिड कैप्स में बहुत ज्यादा तेजी हमने देखी है। तो ऐसे में निवेशक थोड़ा डाउट में होते हैं कि हम अपना पैसा कैसे एक साथ उस स्कीम में डालें अगर हमें किसी स्मॉल कैप फंड में डालना है। ऐसे में हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान को यूज करते हैं। यहाँ पे हम अपना पूरा पैसा एक डेट फंड या एक आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट आपका म्यूचुअल फंड है वहां पे हम लो रिस्क ले रहे हैं और ज्यादातर हम डेट स्कीम को यूज करते हैं, यानी कि एसेट क्लास के हिसाब से हमने एक डेट इंस्ट्रूमेंट उठा लिया और वहां से हम वीकली या मंथली या डेली ट्रांसफर करते हैं एक सर्टेन अमाउंट जो हमने डिसाइड किया है। कि मान लीजिए हम हर हफ्ते 10,000 रुपए जो हमारा स्मॉल कैप फंड हमने डिसाइड किया है सेम फंड हाउस का, उसमें पैसे डालना चाहते हैं, यानी कि हमारा एक सोर्स फंड हो गया और एक हमारा टारगेट फंड हो गया, जिनके बीच में वो पैसा ट्रांसफर होगा। तो हम धीरे धीरे जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, उसको यूटिलाइज करते हुए एक साथ ना पैसा डाल के धीरे धीरे पैसा डाल सकते हैं। और एसटीपी को हम रिवर्स में भी यूज कर सकते हैं। जब हम अपने किसी गोल के करीब पहुंच रहे हो और हमारा इक्विटी में काफी अच्छा भारी रकम जमा हो गई है, तब हम इसको ग्रेजुअली एक डेट फंड में भी अमाउंट को शिफ्ट कर सकते हैं। उससे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 या 3 इयर्स अगर हम ये करना चाहते हैं तो हम अपनी टैक्सेशन को भी थोड़ा स्प्रेड आउट कर लेते हैं और हम मार्केट रिस्क को रिड्यूस करते हैं। पर एसटीपी का फायदा हमें ज्यादातर तब होगा जब हम मार्केट्स में वोलेटिलिटी देख रहे हैं या फिर हमें मार्केट में गिरावट का अंदेशा है। ऐसे टाइम पे नहीं जबकि हम ऑलरेडी मार्केट्स में करेक्शन देख चुके हैं, क्योंकि वहां से अगर हम अपवर्ड जाएंगे मार्केट्स में तो हमारी जो परचेजिंग है वो ऊपर के दामों पे हो जाएगी, अपवर्ड एवरेजिंग हो जाएगी। जी, तो प्रबलीन, एक दो सवाल मेरे मन में यहाँ पर आ रहे हैं कि एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए जिनके पास एक मुश्त पैसा हो, क्योंकि एसआईपी तो तब हम करेंगे जब हम हर महीने थोड़ा थोड़ा डालना चाहते हैं, लेकिन एसटीपी में क्या हम थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं या फिर एक मुश्त रकम है तभी ये हो सकती है?
एसटीपी का ज्यादातर यूसेज विपिन जी अब तभी करते हैं जब हमारे पास, मान लीजिए अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट में ज्यादातर आपको ईयरली इंक्रीमेंट मिलता है, बोनस आता है, आपका एक साथ पैसा आता है। तो मार्केट के कंडीशंस में एक साथ पैसा लगाने में अक्सर थोड़ा सा घबराहट होती है। तो जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हमारा जो टारगेट फंड है वहां के लिए हम थोड़ी शंका में है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, डाले ना डाले या एक साथ डाले, अगर आप में वो इनडिसीजन है, उस टाइम पे हम ज्यादातर एसटीपी का यूज करते हैं। वरना तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज कि जब आपके पास पैसा है, डालने को आप एक साथ भी डाल सकते हैं। पर जब हम लमसम डालना चाहते हैं पर हम उसको एक टाइम पीरियड में स्टैगर करना चाहते हैं, उसको हम बांटना चाहते हैं, अमाउंट को धीरे धीरे जाए, तब हम एसटीपी को यूज करते हैं। क्योंकि सेम पैसा अगर आप बैंक में रख के शायद सोचे कि मैं अपने आप थोड़ा थोड़ा डालूंगा, क्या पता तब तक आप उसको स्पेंड कर दे। और प्लस जो आपका सोर्स फंड है वहां पे भी आप डेट फंड में कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एसटीपी। तो प्रबलिन एक और चीज कि ये किसी खास तरह के निवेशक के लिए सजेस्टेड है या हर कोई, मतलब मेरा है कि जो उम्र के थोड़े आगे निकल चुके हैं, 40 के ऊपर है, टुवर्ड्स देयर रिटायरमेंट हैं, या जिन्होंने शुरुआत ही की है, किसके लिए ये सजेस्टेड है? एसटीपी विपिन जी कोई भी निवेशक कर सकते हैं, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो। मेरे ख्याल से जो डिसीजन एसटीपी यूज करने का है ये ज्यादातर मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंडेंट होगा। जैसे मुझे अपना पैसा आज स्मॉल कैप में लगाना हो तो मैं थोड़ा धीरे धीरे जाना चाहूंगी, स्टैगर्ड वे में जाना चाहूंगी, रादर देन कि मैं पूरा पैसा एक साथ लगाऊं। उसका फायदा ये है, अचानक से गिरावट आई तो आपका जो डेट फंड है आप उसको स्विच भी कर सकते हैं उस टाइम में अपने स्मॉल कैप फंड। तो क्या डायरेक्ट एसटीपीज हमें अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, जिसमें हम सीधे चले जाएं जैसे हम एसआईपी करते हैं, या इसका कोई अलग तरीका है? नहीं, आप कोई भी डेट फंड ले सकते हैं पर आपका सेम फंड हाउस का होना चाहिए। लेट्स से आपने एचडीएफसी की कोई इक्विटी स्कीम में डालना है तो आपको एचडीएफसी के ही किसी डेट फंड में डालिए और वो लो रिस्क होना चाहिए। तो बेस्ट है आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन या लिक्विड फंड उठाइए, वहां पे हमें बिल्कुल जोखिम नहीं उठाना जो हमारा सोर्स फंड है। प्रॉब्लम इस पर मेरा आखिरी सवाल कि क्या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं विपिन जी, बल्कि जब आप डेट फंड में अपना निवेश करेंगे वहां पे आप कुछ ना कुछ अर्न करेंगे, जो भी आपका लिक्विड फंड आपको देगा या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, डिपेंडिंग ऑन जो आपका सोर्स फंड है। और वहां से डेट फंड्स में हम देखते हैं कि एग्जिट लोड नहीं होता है। जैसे लिक्विड फंड में सिर्फ 7 दिन का थोड़ा सा एग्जिट लोड होता है। तो वहां से जब आप एग्जिट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपका कोई पैसा कटता नहीं है। बट जो भी आपने कमाया होगा, जितने दिन आपका डेट फंड में पैसा रहा, वो डेफिनेटली आपकी कैपिटल गेन्स में आ जाएगा। अक्सर हम देखते हैं अगर आपने 5 लाख डाले थे और आपने मान लीजिए 5 महीने में वो पैसा ट्रांसफर किया, तो ऑलरेडी 5 महीने में आपने कुछ ना कुछ वो थोड़ा थोड़ा अर्न किया होगा, तो उस पर आप अपना टैक्स देंगे, अदरवाइज नो चार्जेस। तो एसटीपी तो एकदम अब क्लियर हो गया कि ये क्या है, इसका महत्व क्या है, कैसे करना है, किन्हें करना है, किस वक्त में करना है, कब इसका इंपॉर्टेंस है। अब आ जाते हैं क्विकली एसडब्ल्यूपी पर। हालांकि ये शायद काफी लोग इससे वाकिफ हैं क्योंकि कई बार हम इसकी बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से सरल शब्दों में दर्शकों को बताएं। एसडब्ल्यूपी यानी कि अगेन सिस्टमैटिक हमने यूज किया और यहाँ पे हमने विड्रॉल यूज किया है, तो ये ऑपोजिट हो जाता है एसआईपी का। और ये बहुत ही मेरे ख्याल से यूजफुल और बहुत ही एफिशिएंट तरीका है विपिन जी, अपने रिटायरमेंट के टाइम पे जब कैश फ्लोज आपको चाहिए होते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस उसको मैनेज करने के लिए, हम इसको डेफिनेटली सलाह देते हैं। यहाँ पे आप अपना पूरा जो निवेश है एक फंड में कर देते हैं और उस फंड में हम देखते हैं कि एक लगातार मान लीजिए कोई 8% 10% पे ग्रोथ हो रही है। उस फंड से हम डिसाइड करते हैं कि हमें महीने का एक सर्टेन पैसा निकालना है, मान लीजिए अपने मंथली खर्चे को मैनेज करने के लिए। हम उसको सेट कर देते हैं कि हमें हर महीने 5 तारीख को मान लीजिए 25,000 रुपए चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उस फंड से रिडेम्पशन हो जाएगी उतना यूनिट्स की जितने में आपको 25,000 रुपए मिल जाए और वो पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। अब यहाँ पे विपिन जी जो फंड है जिसमें हमने पैसा डाला है, हमें ध्यान रखना है कि उसमें ग्रोथ भी हो पर वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा ना हो, वरना जब मार्केट्स डाउन होंगी तब हमारा जो कॉर्पस है वो तेजी से डिप्लीट होगा। तो यानी कि हमारा जो विड्रॉल रेट है और जो ग्रोथ है उसके बीच में अंतर जरूर होना चाहिए। और एक छोटा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देती हूँ। मान लीजिए किसी को आज के टाइम पे 10 लाख रुपए सालाना चाहिए अपने महीने के खर्चे को, अगर हम एक मुश्त रकम लेके चले कि उनको 10 लाख चाहिए। उस 10 लाख को जाहिर है आपका हर साल खर्चा भी बढ़ेगा, तो 6% की इन्फ्लेशन पे अगर आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड 10 लाख चाहिए कि अगले साल 10,60,000 उसके अगले साल और चाहिए होगा,
उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 2 करोड़ को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी। एक ऐसे फंड में जहाँ आपको 10% का रिटर्न मिले और ये कॉर्पस आपका रिटायरमेंट के ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स निकाल सकता है। पर यही अगर आपने 15 लाख साल के निकालने शुरू किए, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड के हिसाब से अगर हमने शुरुआत की 60 साल में, तो अबाउट 15 इयर्स में आपका कॉर्पस फिनिश हो जाएगा। इसलिए विथड्रॉल रेट, ग्रोथ, इन चीज़ों को देख के हमने एसडब्ल्यूपी को सेट करना होता है। जी, बहुत अच्छे से आपने मैम एसटीपी और साथ में एसडब्ल्यूपी को समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम दर्शक जो शो देख रहे हैं अब इन दोनों टर्म्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इनके फायदे को भी अच्छी तरीके से जान गए होंगे। चलिए अब इंडिविजुअल सवाल लेने की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर है आयुष सेठ साहब दिल्ली से। आयुष जी, थोड़ा आपने होल्ड किया उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आई होप कि आपने जो बातें सुनी वो भी आपके बहुत काम आएंगी। अब आप अपना पर्सनल सवाल बताइए। जी हाँ विपिन जी, गुड इवनिंग टू यू एंड गुड इवनिंग टू प्रवीण मैम। मेरा मैम एसआईपी चल रही है 25,000 की, जिसका मैंने पोर्टफोलियो जो है वो मेल किया हुआ है। मैम मेरे क्वेश्चंस 2-3 है। एक तो मेरे मैम पोर्टफोलियो को रिव्यू कर दीजिए। टाइम होराइजन मेरा 12 to 15 ईयर्स का है। मेरे करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू इज 2,10,000। जो मैम मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मैम मेरे को ना एक तो ना लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है ईएलएफएस फंड में। पहले मैंने क्वांट के टैक्स प्लान में करी थी। दिस इज प्योरली फॉर टैक्स सेविंग पर्पस। तो आप मेरे को अगर मेरे को क्वांट में कंटिन्यू करनी चाहिए किसी और फंड में, एक तो वो बता दीजिए। दूसरा मैम मेरा टाइम होराइजन थोड़ा सा बड़ा है, बट स्टिल मैंने यूटीआई निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड रखा हुआ है। तो मेरे को ये रखे रहने देना है या कोई इंटरनेशनल फंड या कोई और फंड की मेरे को इन्वेस्ट करने की जरूरत है, एक तो वो बता दीजिए। तीसरा मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 15% हम रिटर्न मानकर चल रहे हैं और 6% हमारी इन्फ्लेशन है, तो मेरा जो इन्फ्लेशन अमाउंट जो रिटर्न आएगा वो 9% का होगा या फिर कोई और तरीका होता है इसको करने का? नहीं नहीं, शायद 9% तो नहीं होगा, लेकिन मैम बताएंगी उसको। लेकिन सवाल आपका अच्छा है, जरूर क्विकली इन तीनों सवालों के जवाब देते हैं। प्रवीण जी, क्या सलाह रहेगी आयुष के लिए? जी, आयुष, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, कॉम्पैक्ट है आपके पास। आपने मिड स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप और निफ्टी का ऑलरेडी इंडेक्स फंड ले रखा है। पहले पोर्टफोलियो पे मैं जो आपको एक बेसिक यहाँ पे एक सजेशन दूंगी कि आपने 2 स्मॉल कैप फंड ले रखे हैं, दोनों ही एक्टिवली मैनेज्ड हैं। अगर आपने 2 फंड सेम कैटेगरी के लेने हैं तो मेरी यहाँ पे सजेशन होगी कि आप एक इंडेक्स फंड जोड़ लो यहाँ पे और एक एक्टिव स्मॉल कैप रखो। सो अगर आप 2 रखना चाहते हो स्मॉल कैप में, दोनों आप एक्टिवली मैनेज्ड मत रखो। सेकंड, इसमें जो आपने निफ्टी 50 का क्वेश्चन पूछा कि आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, निफ्टी 50 हमारी जो इंडियन मार्केट्स है उसका एक बेसिक ब्रॉडर बेंचमार्क है और मेरे ख्याल से एक कोर होल्डिंग होती है किसी के भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। तो आप डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करो। इन द लास्ट 15 इयर्स निफ्टी 50 ने 15% का सीएजीआर दिया है। अगर हम रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से भी देखें पिछले 15 साल में, तो ऑलमोस्ट 13% के रोलिंग रिटर्न्स रहे हैं 1, 3 और 5 साल के टाइम पीरियड्स में। तो इसको आप एक अपने पोर्टफोलियो के कोर की तरह लेके चलो, इसलिए इसको आप चेंज मत करो। जो इंटरनेशनल एलोकेशन आप लेना चाहते हो, दैट इज समथिंग जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। एक डाइवर्सिफिकेशन ऐड हो जाती है और एक डिफरेंट डायमेंशन ऐड हो रही है आपके पोर्टफोलियो में। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, हम इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और इनका हमारे पोर्टफोलियो में एडिशन एक अच्छा है। हमें डॉलर और इंडियन रुपी के जो प्ले है उससे भी बेनिफिट हो सकता है अगर रुपी डेप्रिशिएट करे तो। पर यहाँ पे टैक्सेशन थोड़ी सी हार्श है। आपके इंटरनेशनल फंड पे आपका सीधा टैक्सेबल जो भी आपका स्लैब आता है उस पे टैक्सेशन हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा देख के वहां पे ऐड करना है इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। एक एसआईपी आप अदरवाइज इंटरनेशनल फंड नास्डैक 100 या एसएनपी 500 में डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। सो अदरवाइज पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप का जो अभी इन्वेस्टमेंट है पूरा और आपकी एसआईपी के साथ आप 15 इयर्स में अराउंड 1.2 करोड़ बना लोगे। और मैं बहुत ही रियलिस्टिक रिटर्न्स लेके चल रही हूँ पोर्टफोलियो पे, 11% का रिटर्न। विपिन जी आई थिंक अग्री करेंगे कि डेफिनेटली अचीवेबल है इंडियन मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए। और अगर आप 10% का यहाँ स्टेप अप कर लोगे, जो आपकी 25,000 की एसआईपी है, हर साल अपनी सैलरी की इंक्रीमेंट के साथ अगर आप 10% का इंक्रीमेंट करोगे तो आप 2 करोड़ बना लोगे इन द सेम 15 इयर्स। देन योर क्वेश्चन ऑन इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट। इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट को हम जो रियल रिटर्न्स होते हैं, जैसे आपने बोला ब्रॉडली हम रियल रिटर्न्स वैसे ही कैलकुलेट करते हैं कि आपका अमाउंट, आपको रिटर्न क्या मिला है, आपका इन्फ्लेशन कितना है। ये एक क्रूड वे है करने का, इसका एक फॉर्मूला होता है। बट हाँ, आप अपनी एक बेसिक सेंस के लिए देख सकते हैं
कि आपका जो भी रिटर्न आए वो इन्फ्लेशन के ऊपर होना चाहिए, देन दैट इज व्हाट योर रियल रिटर्न इज। आपको रियल रिटर्न पे फोकस करना है। अगर 6% की इन्फ्लेशन है और हमने 7% की एफडी में लगा दिया, तो हमारा रियल रिटर्न 1% बना। यानी कि हमें उस चीज का ध्यान रखना है। एंड अगर आप अपनी कैलकुलेशंस जब कर रहे हैं, आप इस चीज को देखो कि आप अपने जब भी गोल सेटिंग करो ना, आप उसमें इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करो। जैसे अगर आज आपका महीने का खर्चा 40,000 है और 6% की इन्फ्लेशन है, 15 साल बाद आपका महीने का खर्चा हो जाएगा 95,000 रुपीज पर मंथ। तो जो आपकी प्लानिंग है वो सिर्फ रिटर्न को एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी है, आपको वहां पे अपने गोल्स को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करना है। और जो अभी मैंने आपको रकम बताई है कि आप 1.2 करोड़ 15 इयर्स में बना पाओगे, अगर मैं आज के हिसाब से उसको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बताऊं, तो टेक्निकली उस पैसे की कीमत आज के 50 लाख के बराबर होगी। वहां पे हमने डिस्काउंट कर दिया आपकी फ्यूचर वैल्यू को। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो, सिंपलिस्टिक तरीका यही है रियल रिटर्न देखने का, ब्रॉडली योर रिटर्न्स माइनस इन्फ्लेशन। बट आपको हर स्टेप पे इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। राइट तो आयुष, आपके तो सवाल का इन लेंथ जवाब हो गया, लेकिन इसका जो आखिरी हिस्सा है खासतौर पे कि कैसे आप इन्फ्लेशन को अपने इन्वेस्टमेंट में देखें, उसे एडजस्ट करें, कैसे गोल बनाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जितने दर्शक देख रहे हैं उन्होंने भी इस बात को समझा होगा कि किस तरीके से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर चलना है। इन्फ्लेशन को टेकल करने के लिए आपको कैसे गोल के साथ उसे देखना है, ना कि ये कि आप बाद में उसे रिवर्स कैलकुलेट करें कि इतना है तो इतना हो जाएगा। तो शायद शुरू से ऐसी प्लानिंग करेंगे तो उस लिहाज से आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और आपका कॉर्पस भी बनता हुआ नजर आएगा। राइट, अब क्विकली एक अगला सवाल ले लेते हैं जो कि ईमेल के जरिए है। विपेंद्र भट्ट साहब का उम्र है इनकी 47 साल और ये 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं हर महीने। पोर्टफोलियो वैल्यू इनकी अब हो चुकी है 17 लाख की। ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी में इनका निवेश है। अच्छा, कुछ सवाल जो है इनके कि रिटायरमेंट के लिए निवेश इनका जारी है, क्या म्यूचुअल फंड कॉर्पस को बैंक FD में वो शिफ्ट कर दे या म्यूचुअल फंड ही सुरक्षित है? मुझे नहीं पता इनके मन में सवाल ऐसा क्यों आया। मार्केट में ऐसे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो अभी उस तरीके से नहीं है। और रिटायरमेंट होने के बाद SWP के ज़रिए इनकम किस तरीके से हो सकती है, और यही इनका मुख्य सवाल है। तो मैम, इनका थोड़ी सी दुविधा ज़्यादा है मन में कि क्या होगा, थोड़ा शायद भय भी दिख रहा है, पर क्या इनके लिए सलाह देंगी आप? विपिन जी, बिल्कुल सबसे पहला तो जो इनका सवाल है कि क्या ये एफडी में डाल दें, ये गलती बिल्कुल ना करें। आपके पास 10 इयर्स का बहुत ही अच्छा होराइजन है और आपकी रिटायरमेंट को अगर आप थोड़ा भी कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपने फंड को उसी में बने रहिए, उससे आप अपना पैसा एग्जिट ना करिए। स्कीम को हम चेंज यहाँ करने की डेफिनेटली सलाह देंगे। आपका जो पैसा 17 लाख रुपए करंट कॉर्पस है, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और सिर्फ SIP को स्टॉप करते हैं, तो ये करीबन 48 लाख बन जाएगा इन द नेक्स्ट 10 इयर्स 11% के रिटर्न पे। उसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। आपके पास क्योंकि सिर्फ 10 साल का समय है और हमें थोड़ा रिटायरमेंट के लिए मेरे ख्याल से आपका कॉर्पस इंक्रीज करने की जरूरत है। मेरी सलाह होगी, क्योंकि 70 लाख आपका ऑलरेडी लार्ज कैप एलोकेशन है, हम यहाँ पे एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड आपके लिए उठाएं। थोड़ा सा जोखिम हम आपके पोर्टफोलियो में बढ़ाएंगे, पर हम थोड़े हायर रिटर्न्स की यहाँ अपेक्षा कर रहे हैं, ताकि आपके पास कुछ एक डिसेंट रकम आपके SWP के लिए जमा हो जाए। अगर हम सिर्फ 11% के रिटर्न पे ही चलते हैं, तब हम करीबन SIP से 21 लाख और जमा कर पाएंगे। ओवरऑल मतलब आप 70 लाख के करीब पहुंच जाएंगे, और थोड़े और रिटर्न्स आए तो डेफिनेटली उससे ज्यादा। इस 70,000 लाख से अगर आप SWP करेंगे, उसका डिसीजन जो विपेंद्र जी हैं उनको इस चीज पे लेना होगा कि इनका महीने का खर्चा कितना है। अगर आज मैं एक एग्जाम्पल पे चलूं कि आपका महीने का खर्चा 25,000 है, तो जब तक आप रिटायर होंगे, आपका साल का जो अभी 3 लाख खर्चा है वो करीबन 5-5.5 लाख हो जाएगा। तो वहां पे ये कॉर्पस आपकी 75 ईयर्स ऑफ एज पे ही डिप्लीट हो जाएगा, जो आपका SWP करने से। इसीलिए हमें जो आपकी रकम है उसको, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इस टाइम पे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। और मेरी सलाह होगी कि आप अपने SIP अमाउंट को ऑलमोस्ट डबल करिए, सो दैट आप कम से कम 1 करोड़ का जो टारगेट है उसको आप पहुंचे, सो दैट आपका SIP थोड़े लंबे समय के लिए चल पाए ड्यूरिंग रिटायरमेंट ईयर्स। चलिए विपेंद्र साहब, तो थोड़ा यहाँ पर पुश करने की जरूरत है। अपने SIP अमाउंट को एटलीस्ट डबल कीजिए, तो बाकी चीजें पटरी पर आएंगी। और बाकी एक कैलकुलेशन जो है मोटा मोटा वो प्रवीण जी ने यहाँ आपको करके दे दिया है। आई होप कि जब भी आप ये सुनेंगे तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और ये आपने
नोट कर लिया होगा। चलिए इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और सवाल होंगे, कुछ और क्वेरीज होंगी जहां हम लोगों की मदद करेंगे उनका फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी और यहाँ पर हम दे रहे हैं आपके पर्सनल फाइनेंस को बेटर बनाने के लिए सलाह। प्रबलीन जी हमारे साथ हैं और आपके पोर्टफोलियो पर वो खास तौर पर आपके लिए स्पेशल कमेंट्स कर रही हैं और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, कैसे उसको मैनेज करना चाहिए और आगे आप अपना गोल कितना पा पाएंगे और उसके लिए क्या और आपको ऐड करना, सारी बातें वो डिटेल में बता रही है। तो चलिए फटाफट कुछ और सवाल। आयुष्मान गुप्ता साहब का मेल है हमारे पास और आयुष्मान जी पूछना चाहते हैं, पहले तो बता दें कि आयुष्मान का निवेश इस वक्त कैसा है। तो एसआईपी करते हैं वो 50,000 रुपए की हर महीने। पोर्टफोलियो की वैल्यू अब तक हो चुकी है 12 लाख रुपए। लक्ष्य जो है वो 17 साल में 6.5 करोड़ रुपए जमा करने का है और पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं। अब एक नज़र इनके पोर्टफोलियो पे भी डाल लेते हैं। तो एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर में 1,000 रुपए, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी में 2,000, आईसीआईसी प्रू डिविडेंड यील्ड में 4, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में करीब 8,500, कोटक स्मॉल कैप फंड में 6,500। ये थोड़ा सा इनके फिगर 6,333, एसबीआई स्मॉल कैप फंड 6,333 इंटरेस्टिंग है। एलियोस फ्लैक्सी कैप में 21,667 रुपए। शायद किसी ने इन्हें कहा होगा कि ये नंबर्स में निवेश कीजिए तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। 6,333, 21,667। एनीवेज, इसके अलावा एनपीएस में करीब 2 लाख रुपए का निवेश है और कॉर्पस इनका हो गया है करीब 9.5 लाख रुपए का और पीपीएफ में भी इन्होंने 1.5 लाख रुपए सालाना का निवेश किया और ये कॉर्पस अब इनका है करीब 7.25 लाख रुपए का। तो प्रबलीन जी ये चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू और साथ में इनका जो ब्रॉड लक्ष्य है वो ये है कि 17 साल में 6.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस। जी विपिन जी, इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हैं। अगर हम 11% म्यूचुअल फंड्स पे, अराउंड 9% का हम इनके एनपीएस पे, बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सा इनने ले रखा है एनपीएस में ऑप्शन, और जो पीपीएफ है ऑफ कोर्स उस पे हम 7.1% लेके चल रहे हैं। तो ये करीबन 5.3 करोड़ बना लेंगे इन द नेक्स्ट 17 ईयर्स। यानी कि थोड़ा शॉर्टफॉल अभी है इनके पोर्टफोलियो में जो अपने टारगेट अमाउंट से।
बट इस पूरे जो प्रोसेस में अगर हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इनके म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप अपने एनपीएस या पीपीएफ के साथ साथ आप अपने म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा और निवेश बढ़ाइए। आपको 21,000 रुपए की या तो एसआईपी बढ़ानी होगी, या फिर अगर आप 8% का स्टेप अप अपनी 50,000 की एसआईपी पे कर लेंगे तो आप अपना लक्ष्य आराम से पा लेंगे। तो थोड़ा सा एक वहां पे इंक्रीमेंट की जरूरत है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो 50,000 की एसआईपी के हिसाब से काफी सारी स्कीम्स में आपके पास ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8-9 स्कीम्स हैं। यहाँ पे आपको स्मॉल कैप आपने अगेन 2 ले रखे हैं, आप एक स्मॉल कैप को प्लीज कंटिन्यू करिए, एक की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ईएलएसएस फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है जहां पे आप 1,000 डाल रहे हैं क्योंकि आपका ऑलरेडी एटीसी इज टेकन केयर ऑफ। इसके साथ साथ आपके सारे फंड्स यहाँ पे एक्टिव फंड्स हैं, और आपके प्रोपोर्शंस थोड़े से अजीब हैं क्योंकि आपका जो हीलियोस फ्लेक्सी कैप है ये बहुत रीसेंट फंड है, यहाँ पे आपने काफी बड़ा निवेश किया है, पर आपके मिड कैप फंड में सिर्फ 2,000 जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं बोलूंगी इसको आप प्लीज बैलेंस करिए, जो आपके पोर्टफोलियो एलोकेशंस है अपना मिड कैप में एलोकेशन डेफिनेटली इंक्रीज करिए। और एक फंड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड, उससे एक आपके पास इंडेक्स फंड जुड़ भी जाएगा और आपके जो करंट पोर्टफोलियो है उसको मेरे ख्याल से अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड ये ब्रॉडर चेंजेस हैं फॉर योर पोर्टफोलियो। राइट। तो आयुष्मान, आई होप कि पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपके जो करंट लेवल है उस पर ही आप 5.25 करोड़ रुपए जोड़ पाएंगे। लेकिन जो प्रबलिन जी ने कहा कि अगर आपको 6.5 करोड़ के लक्ष्य पर पहुंचना है तो उसमें 21,000 रुपए आपको बढ़ाने पड़ेंगे अपनी करंट जो स्कीम है एसआईपी, और साथ में अपने पोर्टफोलियो में जो चेंजेस उन्होंने बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें ज़रूर कीजिए। थोड़ा बैलेंस लेकर आइए तो आप जल्दी अपने लक्ष्य के पास पहुंचेंगे और बेहतर तरीके से पहुंचेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। राइट। तो अब इसके बाद वक्त हो गया कि हम प्रबलिन जी से आज के उनके टॉप 4 फंड्स पूछें। तो मैम क्या सजेस्ट करेंगे आज आप? मार्केट्स को देखते हुए 2 मैं हाइब्रिड कैटेगरी से फंड सजेस्ट करूंगी मुझे। एक है पराग पारेख का कंजर्वेटिव हाइब्रिड, ये उनके लिए है जो थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिव है अपनी अप्रोच में इन्वेस्टिंग को लेके। 25% तक यहाँ इक्विटी में चला जाता है पैसा, और 3 से 5 साल का होराइजन है। इसके साथ साथ एक एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है वो वहां पे इक्विटी, डेट और गोल्ड का हमें एक्सपोजर देता है। अगेन ये वाली जो चॉइस होगी ये मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है। देन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डीएसपी का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, ये किसी और फंड हाउस का भी उठा सकते हैं क्योंकि इंडेक्स फंड आप किसी भी फंड हाउस का ले लीजिए, पर यहाँ हम निफ्टी 50 की इक्वल वेट स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं रादर देन मार्केट कैप बेस्ड स्ट्रैटेजी। और इसके साथ साथ एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है जो कोटक का मल्टी कैप फंड, जो हमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में मिनिमम 25% का एलोकेशन देता है। उसके साथ साथ जो रिमेनिंग 25% है वो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लगाते हैं। तो ये मेरी ब्रॉडर चॉइसेस हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। चलिए, तो ये 4 फंड्स जिनके नाम आपने नोट कर लिए होंगे, उनके क्या फायदे हैं, उनकी क्या विशेषताएं प्रबलिन जी ने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से, और ये आपके पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करने में काम आएंगे। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम इजाज़त लें। प्रबलिन जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और हमें SWP और STP के बारे में इतना डिटेल में बताया। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, आज के शो में इतना ही और आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।